अगर आज के इस कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के तो इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, कहीं भी। जेईई एडवांस के अंदर यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी सारी प्रोबेबिलिटी कंसिडर, लेंस में लाइट दूसरी तरफ जा सकती है यानी वो एक्चुअल में पहुंच रही है। अब आप केवल इस टेबल की मदद से पता कर सकते हो कि आपके u और v का रिलेशन क्या रहा होगा। हमारे लिए जेईई मेन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन का सोर्स है आज का टॉपिक, लेकिन जेईई एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर ये हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करने वाला है। अगर आज के इस कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं तो हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चंस, जो कि फेमस कॉम्बिनेशन आपने सुना होगा मिरर और लेंस, वहां पे तो आपको बहुत ही काम देने वाला है। मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्ट और इमेज के रिलेशन की। तो हम इसमें कोई ऑप्टिकल डिवाइस, जैसे कि बात करते हैं मान लीजिए कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के अंदर मैं रीजन डिवाइड कर रहा हूं। मान लेता हूं कि लेफ्ट से आ रही है लाइट, लेफ्ट से आने वाली लाइट है तो माइनस इन्फिनिटी से आ रही है और इधर प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा साइन कन्वेंशन इस बात पे बेस्ड है कि लाइट जिधर जा रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और जिधर से आ रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के पार्ट को बोल देते हैं रीजन 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक के पार्ट को हम कहेंगे रीजन 2, फोकस से लेके पोल तक के पार्ट को कहेंगे रीजन 3 और पोल से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के पार्ट को हम कहेंगे रीजन 4। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि हम जब बात कर रहे हैं नेगेटिव की तो हमारी ऑब्जेक्ट रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपके ये रीजन डिफरेंशिएट किए गए, लेकिन आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रीजन डिफरेंशिएट करने की जरूरत हमको यहां पर नहीं है। अब हम देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीका जिससे हमारे मिरर और लेंस के, अभी मिरर की बात करूंगा और फिर वही बात हम लेंस पे भी अप्लाई कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो यूवी रिलेशन होता है, जैसे मैंने यहां पे एक टेबल बनाई, यहां लिखा u, यहां लिखा v, यहां लिखा साइन ऑफ m, ठीक है ना, और यहां मैंने लिया मैग्नीट्यूड ऑफ m, या हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ m, ठीक है ना, और यहां मैंने लिया नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है, ये हो गया। अब इस टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं, मतलब इतनी सिंपल चीज है ना कि आपको इसे ध्यान रखने में, रिकॉल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हम ये कहते हैं कि हमारा 1 जो है रीजन 1, उसकी इमेज बनेगी रीजन 2 में, तो 2 की बनेगी 1 में, 3 की बनेगी 4 में, तो 4 की बनेगी 3 में। है ना आसान? 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। इसको समझ भी लेते हैं हमने क्या बोला। जब मैंने बोला 1 तो मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की। तो इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, कहीं भी, उसकी इमेज आपके रीजन 2 में बनेगी, यानी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में ही बनेगी। कोई रे डायग्राम की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमें मिलेंगे जो केवल हमारे इस आइडिया से सॉल्व हो जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो साइन ऑफ m की बात आती है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो 1 है उसका साइन क्या है। 1 का साइन ऑब्वियसली नेगेटिव है और 2 का साइन भी नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर हम जानते हैं -v/u होता है, तो -v/u रखूंगा तो माइनस माइनस तो आपस में कट गए, माइनस बचा, -v/u में v और u का साइन सेम था। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड। ठीक, अब अगले सवाल का जवाब देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन। तो v/u में से आप देख सकते हो v एक छोटे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 बड़े रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी v न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, क्योंकि आपका मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से कम आएगा। फिर हम बात करते हैं 2 के 1 की। तो अब आप समझ गए हो कि दोनों ही नेगेटिव है, तो इतनी बात तो मैं यहां लिख दूं कि इन्वर्टेड होगा, लेकिन अब u छोटा हो गया, v बड़ा हो गया, तो ये बनेगी एनलार्ज। ठीक है, तो हमें यहां पे कितनी इजीली ये बात समझ में आ गई। 2 का 1 मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से -∞ के बीच में बनेगी।
रीजन क्या है इसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, फोकस वाले की इन्फिनिटी पे बनती है। तो हमने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में मतलब इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई हमारी। फिर थर्ड का फोर्थ, यानी जब हम फोकस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही फोकस से हम थोड़ा सा भी पोल की तरफ चलते हैं, इमेज नेगेटिव इन्फिनिटी से उठ के पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चली जाती है। यानी 3 की इमेज कहाँ बनेगी? 4 में। यानी आप फोकस से लेके पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमेशा उसकी वर्चुअल साइड ही बनेगी। तो यहां पे 3 का 4 में अब हमारी जो इमेज है वो कैसी होगी? इरेक्ट, क्योंकि साइन डिफरेंट हो गए, 3 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है। तो अब हम कहेंगे इरेक्ट और यहां भी कहेंगे इरेक्ट, यहां कहेंगे एनलार्ज, यहां कहेंगे डिमिनिश्ड। एम आई राइट? 4 और 3, तो 4 बड़ा 3 छोटा, एनलार्ज बनेगी। बाद में 3 छोटा 4 बड़ा, तो हमारी इमेज डिमिनिश बनेगी। तो इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश बनेगी। तो हमने देखा कि हमें किस तरीके का रिजल्ट मिला। यहां पे हमको इन्वर्टेड इन्वर्टेड इरेक्ट इरेक्ट मिला, यहां डिमिनिश एनलार्ज एनलार्ज डिमिनिश मिला। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करें तो ऑब्जेक्ट कैसी थी हमारी? रियल। इमेज कैसी मिली? रियल। फिर ऑब्जेक्ट कैसी थी? रियल। इमेज कैसी मिली? रियल। फिर ऑब्जेक्ट कैसी थी? रियल। इमेज कैसी मिली? वर्चुअल। फिर ऑब्जेक्ट कैसी थी? वर्चुअल। इमेज कैसी बनी? रियल। तो आप देख सकते हो कि यहां पर, क्योंकि जब तक आपका u नेगेटिव है तब तक आपकी ऑब्जेक्ट क्या है? रियल रियल रियल। जब तक आपका इमेज नेगेटिव है तब तक आपकी इमेज जो है वो कैसी है? रियल। और जैसे ही वो पॉजिटिव हुआ आपकी इमेज हो गई वर्चुअल। यहां पे वंस अगेन आपकी इमेज जो है वो रियल है, क्योंकि जो थर्ड रीजन है वो नेगेटिव है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। तो यहां से हमको बहुत सारे, ये बहुत काम की चीज हो गई हमारे लिए। हमें जो केसेस मिलते हैं, ऑब्जेक्ट यहां रखा, मैग्निफिकेशन, कई बार हम क्वेश्चन में भूल जाते हैं कि मैग्निफिकेशन में हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसिडर करना था। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि दोनों क्यों कंसिडर करने थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके एनलार्ज के केस में 2 केस बन रहे हैं, इन्वर्टेड और इरेक्ट। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में जब आपको ये बोला जाए कि आपकी एनलार्ज इमेज बन रही है तो आपको सिर्फ एक केस लेके नहीं चलना है। जेईई एडवांस के अंदर यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी सारी प्रोबेबिलिटी कंसिडर करनी पड़ती है। तो इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों बन रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें मैग्निफिकेशन के दोनों साइन कंसिडर करने पड़ेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमें वेलोसिटी को बहुत याद करना पड़ता है। वेलोसिटी को अब आप देखिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले केस में क्या हो रहा है, कौन फास्ट चल रहा है, तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से आ रही है? आपकी ऑब्जेक्ट आ रही है इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, क्योंकि रीजन 1 यहां तक है। इतनी देर में आपकी इमेज कहां से कहां चली? केवल फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप बता सकते हो कौन फास्ट चला होगा? ऑब्वियसली यहां पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है, वेलोसिटी ऑफ इमेज लेस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतने टाइम में जितने टाइम में इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ रही है। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इनमें से किसी भी केस के लिए स्पीड का भी जजमेंट ले सकते हैं कि कौन फास्ट चल रहा है, कौन स्लो चल रहा है। अब अगर हमको यही केस कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर का बनाना हो तो हमें क्या करना होगा? तो हमें लगता है कि इसके लिए हमें नया केस, नया सब कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने अपना कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है, नॉमेनक्लेचर वही रहेगा। अब हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब वर्चुअल हैं, ठीक है। लाइट आपकी अभी भी लेफ्ट से ही आ रही है, तो लेफ्ट से आ रही है, राइट को जा रही है। तो अब हमारे ये तीनों, मतलब ये दोनों पैरामीटर जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे आए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा रीजन 1 जो है वो भी वर्चुअल है, रीजन 1 भी वर्चुअल है, रीजन 2 भी वर्चुअल है, रीजन 3 भी वर्चुअल है, और रीजन 4 जो है वो हमारा रियल है। क्या हमारी पिछली टेबल में कोई चेंज आएगा? तो हम देख लेते हैं क्या चेंज आने वाला है। तो हमने देखा था u, फिर हमने देखा था v,
फिर हमने देखा था साइन ऑफ m, फिर हमने देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ m, फिर हमने देखा था नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो हम क्या देखते हैं, जब हम बात करते हैं u v साइन ऑफ m मैग्नीट्यूड ऑफ m नेचर की, तो हमें क्या दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया आपको वही लगाना है। 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। और ये बात एकदम परफेक्ट है कि 1 का 2 होगा ही होगा, यानी आपकी ऑब्जेक्ट आप वर्चुअल साइड पर प्लस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लोगे तो आपका इमेज आपको रीजन 2 में ही मिलेगा, यानी कि अब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज ही होगा। है ना कितना आसान। बीच का सब डेटा हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या डेटा था हमारा, इन्वर्टेड, और इधर क्या था इन्वर्टेड, फिर क्या था इरेक्ट, मतलब टेबल में 1 2 3 4 कॉलम तक कोई चेंज नहीं आया, केवल 5वें कॉलम में चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट स्पेस अब चला गया वर्चुअल साइड। यहां पे देखेंगे तो क्या आया था हमारा, डिमिनिश एनलार्ज, तो डिमिनिश एनलार्ज डिमिनिश। क्या हमको सही में यही रिजल्ट मिलने वाला है, तो जवाब है हाँ। देखिए 1 का 2 तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, नहीं 1 बड़ा है 2 छोटा है, तो डिमिनिश मिलेगी। बाद में 1 बड़ा हो जाएगा 2 छोटा हो जाएगा तो एनलार्ज मिलेगी। इन्वर्टेड क्यों मिल रही है, क्योंकि वंस अगेन दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही वर्चुअल साइड हैं, तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव आया। यहां पे देख रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हो कि पिछले वाले केस से ये कितना सिमिलर है। देखो जैसे वहां रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, जैसे ही वहां रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हुआ था यहां उल्टा हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, और फिर आखिरी वाले में हमको क्या मिला, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। अब इससे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमें यहां दिख रहा है कि एक चीज यहां पे पॉसिबल नहीं है, वो है रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमको रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मिले, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल इन दिस केस। इसी तरीके से क्या पिछले वाले केस में कुछ नॉट पॉसिबल है, हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज नॉट पॉसिबल, दिख रहा है हमको साफ साफ। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमने यहां से कंक्लूड कर ली। अब मिरर की बात तो समझ आई है हमको सर, लेकिन क्या ये बात लेंस पे भी एप्लीकेबल होगी, तो जवाब है हाँ, लेंस पे भी एप्लीकेबल होगी। बट लेंस के केस में एक छोटी सी बात है, मिरर में क्या होता है कि लाइट दूसरी तरफ जा नहीं सकती, तो दूसरी तरफ को हम ऑब्वियसली वर्चुअल डिक्लेयर कर देते हैं। लेंस के केस में यह है कि दूसरी तरफ लाइट जाना अलाउड है, तो यहां पे हमारा छोटा सा चेंज आएगा। क्या छोटा सा चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट स्पेस अलग बनेगा, इमेज स्पेस अलग बनेगा। मतलब अब आपकी क्योंकि लाइट दूसरी तरफ जा सकती है तो आपको ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस अलग बनाने पड़ेंगे, लेकिन टेबल में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, अब मैं बात करता हूं माइनस इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, यहां पे 2f बोलते हैं, फिर f बोलते हैं, फिर पोल बोलते हैं, और इधर फिर हमारा दूसरा साइड हो गया। अब ये पोल मतलब वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर की तरफ हम क्या बोलेंगे, तो अब इधर हमारा पोल हो गया, ठीक है ना। पोल के बाद क्या हो गया, f हो गया, 2f हो गया और इन्फिनिटी हो गया। तो डेफिनेटली ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है। ये है ऑब्जेक्ट स्पेस, ये है इमेज स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस में आप 1 किसको बोलोगे, इसे बोलोगे, 2 इसे बोलोगे, 3 इसे बोलोगे और 4 इसको बोलोगे, जस्ट लाइक मिरर। लेकिन मिरर की तरह इमेज स्पेस अलग नहीं था, लेकिन अब है। इमेज के लिए जब मैं रीजन 1 की बात करूंगा तो रीजन 1 ये होगा, क्यों, क्योंकि लाइट दूसरी तरफ जा सकती है। बट डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, डेफिनेशन अभी भी वही है, इन्फिनिटी से 2f, फिर ये f, फिर 3, फिर 4। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जब तक u नेगेटिव है
ऑब्जेक्ट रियल है, और जब u पॉजिटिव हो गया तो हमारी ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन गई। लेकिन इमेज के केस में हम क्या देख रहे हैं? इमेज के केस में हम देख रहे हैं कि अगर हमारा v पॉजिटिव है तो हमारी इमेज रियल है। क्यों? क्योंकि लाइट पीछे पहुंच रही है, लेंस में लाइट दूसरी तरफ जा सकती है, यानी वो एक्चुअल में पहुंच रही है। तो एक्चुअल में जब लाइट पहुंच रही है, आपकी रिफ्रैक्टेड रेस पहुंच रही हैं, तो वो जब आपस में मिलेंगी तो वो इमेज बनाएंगी। तो हमें कोई वर्चुअल पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें एक्चुअल में पॉइंट मिलेगा। और हम कहेंगे जब v नेगेटिव होगा तो हमारी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। क्या टेबल में कोई चेंज आया? तो टेबल में देख लेते हैं कहाँ चेंज आया होगा। यही टेबल थी, u v साइन ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m एंड नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यही हमारा टेबल था जो हम अभी तक दोनों केस में बनाते हुए आए हैं। अब इसी को हम फॉलो कर लेते हैं। तो मैं यहां आपको एक बहुत जोरदार बात बताता हूं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, इनकी टेबल एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आप टेबल अगर कॉनकेव मिरर की देखोगे तो कॉनकेव मिरर की टेबल क्या थी? 1 का 2, 2 का 1, है ना, 3 4 4 3, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। क्या यही की यही टेबल हमको एग्जैक्टली मिलने वाली है? बाकी मैंने नहीं भरा, वो हम भर सकते हैं। क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डिमिनिश, एनलार्ज, डिमिनिश। और यहाँ क्या आएगा? इन्वर्टेड और इरेक्ट आता है ना यहाँ पे हमारा, तो यहाँ क्या था हमारा? इन्वर्टेड इरेक्ट, इन्वर्टेड इरेक्ट। देख लेते हैं यही था क्या? इन्वर्टेड इरेक्ट, डिमिनिश, एनलार्ज, नेगेटिव, और यहाँ एनलार्ज, फिर एनलार्ज। तो इन्वर्टेड, यहाँ पे आएगा हमारा इन्वर्टेड और यहाँ आएगा इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा इन्वर्टेड, इरेक्ट, यही दिया है। इन्वर्टेड, इरेक्ट और डिमिनिश, एनलार्ज, डिमिनिश। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही है जैसा हमने बोला। तो 1 की इमेज, 1 मतलब -∞ से 2f, इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज आपको 2 में मिलेगी। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कन्वर्ज होंगी, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो -∞ से आने वाली रेज फोकस पे कन्वर्ज होंगी, और जैसे जैसे आप 2f की तरफ चलोगे आपकी इमेज भी 2f की तरफ चलेगी। तो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ कि 1 की इमेज 2 में बनेगी? तो आपको इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी वेरीफाइड। आप बस इसको टेस्ट करके देख सकते हो, बाकी सब जगह आपको सेम चीज मिल रही है। तो सर क्या हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा हुआ? क्या हमारे लिए ऐसा का ऐसा ही कॉनकेव लेंस में भी होगा? तो जवाब ये है कि आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस, कॉन्वेक्स मिरर का केस और आपका कॉनकेव लेंस का केस सेम है, सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी उसके लिए भी अलग से टेबल याद करने की जरूरत आपको नहीं है, यही की यही टेबल आपको वहां मिलेगी। बस होगा क्या कि आपका ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस जो है वो बदल जाएगा। आप जानते हो कॉनकेव लेंस के केस में शेप इस तरीके का होगा, ठीक है ना, लाइट इधर से आ रही होगी, उधर जा रही होगी। हम जानते हैं कि इसका 2f वर्चुअल साइड होगा, ठीक है ना, तो वर्चुअल साइड वाली ऑब्जेक्ट के लिए इमेज हमें मिलेगी, रियल मिलेगी। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिलेगी। कब? जब हम फोकस से पोल के बीच में रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे। तो कॉनकेव लेंस के केस में भी
हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कुल मिला के हमें ये समझ में आया है कि अगर हमको इस टेबल को कंक्लूड करना है तो हम ये कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर का केस हमारे लिए इस टेबल के अकॉर्डिंग किसका केस है? कॉनकेव लेंस का केस है। ठीक है, तो अगर हम एक टेबल याद रखते हैं, एक मिरर की टेबल याद रखते हैं, तो लेंस की टेबल हमें ऑटोमेटिकली फ्री मिल गई। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर की टेबल अगर हम याद रखते हैं तो कॉनकेव मिरर की टेबल से हमको कॉन्वेक्स लेंस की टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टेबल्स आप क्वेश्चन में बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी पता कर सकते हो कि आपको जो केस दिया गया है, मतलब कई बार हमें ऑप्टिकल डिवाइस भी नहीं दी जाती है, तो ऑप्टिकल डिवाइस भी हमको सोचनी होती है। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड। जैसे थर्मोडायनामिक्स में आपको प्रोसेस की इंफॉर्मेशन से पता लग जाता है कि ये प्रोसेस कौन सा है, ऐसे ही आपका अब रे डायग्राम से पूरा पीछा छूट गया। केवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में आपको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज अब आप केवल इस टेबल की मदद से पता कर सकते हो कि आपके U और V का रिलेशन क्या रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।